अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है लुकमान और आज इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले हमने एटम को डिटेल से पढ़ा था। अगर आपने अभी तक लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा तो लिंक ऊपर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके देख लें। सीरीज़ इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक्स का मुकम्मल फ़ायदा आपको तभी होगा जब आप इसे मुकम्मल देखेंगे, क्योंकि मैंने एक तरतीब से समझाया है, टॉपिक वाइज नहीं है। मैंने कोशिश की है कि मैं आसान से आसान करके आपको एक्सप्लेन कर सकूं। खैर, आज के इस लेक्चर में हम 3 बेसिक कंसेप्ट्स करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस का इंट्रोडक्शन लेंगे। तो चले शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जी इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रॉन्स के नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स की तरफ मोशन इलेक्ट्रिक करंट कहलाती है। करंट को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। करंट को मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज़ किया जाता है उसे एम्पेयर कहते हैं। यूनिट मतलब जैसे अगर हमने किसी चीज़ की लेंथ फाइंड करनी हो तो हमें किसी ना किसी यूनिट की ज़रूरत होगी। वो यूनिट फीट होगा या मीटर्स। इसी तरह हर फिज़िकल क्वांटिटी को मेजर करने का एक ख़ास यूनिट होता है। जैसे टेम्परेचर के लिए सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन है। लाइट इंटेंसिटी मेजर करने के लिए कैंडेला। इसी तरह करंट मेजर करने के लिए एम्पेयर यूज़ किया जाता है। अब सवाल ये है कि एम्पेयर असल में होता क्या है, या एम्पेयर को हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे। जैसे हमने फीट्स या मीटर को डिफ़ाइन कुछ इस तरह से किया हुआ है कि हमने उसका एक स्केल बना लिया, फीट स्केल या मीटर स्केल। देसी ज़ुबान में अगर मैं कहूँ, यानी मार्केट में जो ज़ुबान बोली जाती है, तो फीट स्केल या मीटर स्केल को कहते हैं इंची टेप। दर्जी के प्रोफेशन में इसे फीता कहते हैं, वगैरह वगैरह। जैसे हर यूनिट को हम डिफ़ाइन करते हैं तो सवाल ये उठता है कि आखिर एम्पेयर को कैसे डिफ़ाइन करें। मैं बताता हूँ आपको। जब किसी एक पॉइंट से एक कूलम चार्ज 1 सेकंड में बह जाए, यानी फ्लो कर जाए, तो क्या कहेंगे जी कि इस पॉइंट से 1 एम्पेयर करंट बहा है या बह रहा है। मैं दोबारा एक दफ़ा बोल देता हूँ। जब किसी एक पॉइंट से एक कूलम चार्ज 1 सेकंड में बह जाए, यानी फ्लो कर जाए, तो उसे क्या कहेंगे जी? इस पॉइंट से 1 एम्पेयर करंट बहा है या बह रहा है। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैंने एक लफ्ज़ बोला है कूलम। अब एक कूलम क्या है? चूँकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के फ़्लो को ही हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, तो कूलम को मैं इसी के पर्सपेक्टिव से डिफ़ाइन करूँगा कि इलेक्ट्रॉन पे बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज होता है, इसलिए 6.24 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर जितना चार्ज होता है वो 1 कूलम चार्ज कहलाता है। यानी जब किसी पार्टिकल या नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर 6.24 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितना चार्ज हो तो वह 1 कूलम चार्ज कहलाएगा। आई होप समझा सका हूँगा। अच्छा, इसमें 6.24 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 18 बोला है मैंने। ये कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर रहा होगा कि ये क्या चीज़ है। इसे साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। ये बड़े नंबर्स को शॉर्ट फॉर्म में लिखने का एक मेथड है, या बहुत छोटे नंबर्स को एक नॉर्मल फॉर्म में लिखने का एक तरीकाकार है। आप अगर इसको समझना चाहते हैं तो इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक्स सीरीज़ का लेक्चर नंबर 4 देखें। चूँकि मैं ये जल्दी से इसको वाइंड अप करूँ, ये 3 टॉपिक्स को, जो कि आज का हमारा हदफ है, तो अगर मैं इसको शुरू कर लूँगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसलिए लेक्चर नंबर 4 में मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होती हैं और
ये कैसे वर्क करती हैं, इनका फंक्शन क्या है। खैर, तो हमें क्या पता लगा कि जब 6.24 मल्टीप्लाई 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स एक सेकंड में किसी पॉइंट से गुजरते हैं तो उस रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को दरअसल इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, जो कि 1 एम्पेयर के बराबर होती है। आई होप एम्पेयर के बारे में आपको समझ लग गया होगा कि एम्पेयर कैसे मेजर करते हैं और 1 एम्पेयर होता क्या है दरअसल। ठीक है, बड़ा ही अजीब नाम है एम्पेयर। आखिर फ्लो ऑफ करंट के यूनिट को ये एम्पेयर नाम कैसे दिया गया? दरअसल एक साइंटिस्ट था, एंड्रे मैरी एम्पेयर। इसी साइंटिस्ट के नाम पे करंट के यूनिट का नाम एम्पेयर रखा गया, जो कि आज इंटरनेशनली मकबूल है। अगर मैं सम अप करूं, करंट बेसिकली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो कि किसी कंडक्टर की नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड की तरफ होता है या बहता है। करंट को आई से डिनोट किया जाता है और करंट को मेजर करने के लिए एम्पेयर यूज़ किया जाता है, यानी करंट का यूनिट बेसिकली एम्पेयर है। अब चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है वोल्टेज। जब किसी कंडक्टर के एक सिरे पे इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा जबकि दूसरे सिरे पे इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम हो तो इस सूरत में करंट बहने लगता है एक सिरे से दूसरी सिरे तक। करंट तब तक बहता रहेगा जब तक ऐसी सिचुएशन बनी रहेगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसी सिचुएशन को कहते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं वो वर्क जिसकी ज़रूरत होती है जब किसी यूनिट चार्ज को कंडक्टर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचाना हो। ये जो हमने पढ़ा कि करंट तब बहता है जब कंडक्टर के एक सिरे पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे सिरे पे कम इलेक्ट्रॉन्स होते हों, ये जो दोनों एंड्स के क्रॉस डिफरेंस है पोटेंशियल का, इसे दरअसल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ये एक नेचुरल फिनोमिना है कि हर चीज़ ज़्यादा पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाती है। इसी तरह कंडक्टर के जिस साइड पे पोटेंशियल ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू दूसरे एंड के, वहाँ से इलेक्ट्रॉन बहते हैं कंडक्टर के कम पोटेंशियल वाले एंड की तरफ। जो कुछ भी इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स काम करते हैं वो सब इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से मुमकिन होता है। जब किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल क्रिएट कर दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन्स को एक फोर्स लगती है जिससे कि वो बेसिकली मूव करते हैं, जिससे वो फ्लो करते हैं किसी सर्किट में। उस फोर्स को हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ईएमएफ भी कहा जाता है। ये पोटेंशियल डिफरेंस को ईएमएफ भी कहा जाता है और वोल्टेज भी। खैर, ये वोल्टेज एक पंप की तरह काम करता है। जब किसी सेंट्रल पाइपिंग सिस्टम में पंप को लगा दिया जाए तो उन पाइप्स में मौजूद पार्टिकल्स ऑफ वाटर पे पंप एक फोर्स लगाएगा जिसकी वजह से पार्टिकल्स ऑफ वाटर में मोशन शुरू हो जाएगी। वो फ्लो करने लगेंगे किसी एक एंड से दूसरे एंड की तरफ, हाई एंड से लो एंड की तरफ। ये एक बेहतरीन मिसाल है वोल्टेज को समझने के लिए। जैसा कि आपको स्क्रीन में भी इसकी डायग्राम शो हो रही होगी, वोल्टेज सोर्स भी इसी तरह किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के पाथ में मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगाता है, जिसके नतीजे में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने लगते हैं, जो कि इलेक्ट्रिक करंट कहलाती है। हम जानते हैं कि पंप जितने ज़्यादा हॉर्स पावर का होगा वो उतनी ज़्यादा फोर्स लगाएगा और पार्टिकल्स भी उतने ही तेज़ी से मूव करेंगे। इसी तरह जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा यानी या जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा दो कंडक्टर के या सर्किट के अक्रॉस, उतना ज़्यादा करंट बहेगा, यानी उतना ज़्यादा रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। वोल्टेज को ई से रिप्रेजेंट किया जाता है और जैसे करंट का यूनिट एम्पेयर था, इसी तरह वोल्टेज का यूनिट वोल्ट है, जिसे वी से रिप्रेजेंट किया जाता है। काउंट अलेक्जेंड्रो वोल्टा
के नाम पे वोल्टेज के यूनिट को वोल्ट कहते हैं। काउंट लेजेंड्रो वोल्टा ही वो साइंसदान हैं जिन्होंने पहला सेल इजाद किया था। तो हमने पढ़ा कि पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज कहते हैं, जिसे ईएमएफ भी कहा जाता है, और वोल्टेज को ई से रिप्रेजेंट किया जाता है, और वोल्टेज को मेजर करने के लिए वोल्ट टर्म यूज़ की जाती है और इसे वी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं जी रेजिस्टेंस की, जिसे बेसिकली उर्दू ज़ुबान में मुज़ाहमत कहते हैं। जब किसी सर्किट के पाथवेज में इलेक्ट्रॉन्स अपने सफ़र के दौरान एटम्स के साथ टकराते हैं, इस हर्डल को यानी इस मुज़ाहमत को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। सब मटेरियल्स कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, जो कि डिपेंड करता है उस मटेरियल के साइज़, शेप, टेम्परेचर पर, कंडक्टर या उसकी नोयत पर। कंडक्टर्स इलेक्ट्रॉन को बहुत कम रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं। सिल्वर, कॉपर, एलुमिनियम कंडक्टर्स की एग्जांपल्स हैं। इसी तरह इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑलमोस्ट नहीं होते, इसलिए करंट को अपने में से नहीं बहने देते। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि ग्लास, रबर, माइका, ये सब जो हैं वो इंसुलेटर की एग्जांपल्स हैं। जर्मन फिजिस्ट जॉर्ज सीमन ओहम के नाम पे रेजिस्टेंस के यूनिट का नाम ओहम रखा गया। रेजिस्टेंस ओहम्स में मेजर की जाती है। ओहम्स को सिंबॉलिकली यानी हर्फ ओमेगा लिख के शो किया जाता है। ओमेगा सिंबल कुछ इस तरह का होता है जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, और रेजिस्टेंस को हम आर से डिनोट करते हैं। चलें जी, लेक्चर आज का ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डीपली वोल्टेज पे स्टडी करेंगे और उसके बाद करंट और फिर रेजिस्टेंस। सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस सीरीज़ में आपको बहुत सीखने को मिलने वाला है, और वीडियोस लाइक कर दिया करें, इससे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। और कमेंट सेक्शन में आपका कोई भी सवाल है पूछा करें, मैं आपके हर सवाल का आंसर देता हूँ। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपका होमवर्क है या सेल्फ वर्क कह लें, इनके जवाबात अगर आपको आते हैं तो आपने मेरा लेक्चर ध्यान से सुना है और जो मैं समझाना चाहता था आपको समझ लग गई है। खैर, इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 4 में मुलाकात होती है आपसे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।